નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચના કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરી એક વખત લોકમંચની પરંપરા રહી છે કે વિવિધ વિષયો લઈને અમે હંમેશા ગુજરાતની જનતા પાસે અમે રજૂ થઈએ છીએ, ગુજરાતની જનતા સમક્ષ અમે પેશ થઈએ છીએ. અલગ અલગ ફિલ્મની અલગ અલગ સેલિબ્રિટીને અમારો લાવવા માટેનો પ્રયાસ હોય છે અને ગુજરાતની જનતાએ આ વાતને બહુ સહજ રીતે સ્વીકારી પણ છે. આજે લોકમંચના કાર્યક્રમમાં જે વિષયને વણી લેવામાં આવ્યો છે, સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનો વિષય છે. કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી પી ચિદમ્બરમે ભગવા આતંકવાદી વાત કરી. આ દેશના વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહે કાશ્મીરની સ્વાયત્તતાની વાત કરી. ભારતીય જનતા પાર્ટી સીબીઆઈના રાજકીય દુરુપયોગ અંગેની વાત કરે છે. ત્યારે આ તમામ ગરમા ગરમ વિષયોની ચર્ચા આજે લોકમંચના વિષય સાથે સાંકળી લેવામાં આવી છે અને આ વિષયને માં ભાગ લેવા માટે, આ વિષયમાં ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે, ન્યાય આપવા માટે ટીવી જર્નલિસ્ટ દેશને ઘણી બધી નેશનલ ચેનલોમાં ડિબેટમાં તેમને પોતાનો ભાગ લીધો છે, પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે પ્લેટફોર્મ ઉપર, વિશાળ ફલક ઉપર. તેવા અને ખાસ કરી ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મના નિર્માતા, સૌથી વધુ વખણાઈ છે એમની ફિલ્મ ઇન્ડિયા ટુમોરો ધી ગુજરાત મિરેકલ્સ. તેમના નિર્માતા છે मयंक भाई जैन. आज अपनी बच्चे उपस्थित है. मयंक भाई, आपका स्वागत है. गुजरात के ये सबसे पॉपुलर लोकमंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है. थैंक्स. सवाल ये है कि भगवा आतंकवाद, पॉजिटिव और नेगेटिव બંને પ્રકારની ટિપ્પણીઓ સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. ક્યાંક કોંગ્રેસ આ મુદ્દા પર ડિફેન્સમાં છે, ક્યાંક એગ્રેસિવ છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં પણ ભગવા આતંકવાદની વાતને વખોડી નાખતો એક ઠરાવ રજૂ થયો હતો. કોંગ્રેસે પણ આક્રમક રવૈયા સાથે વાત કરી હતી કે જ્યારે રાવણે માતા સીતાનું અપહરણ કર્યું ત્યારે માતા સીતાજીને છેતરવા માટે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા. આ ભગવા વસ્ત્રો પહેરીને આવેલો રાવણ એ આ બ્રહ્માંડનો, આ પૃથ્વીનો સૌથી પહેલો આતંકવાદી હતો. દરેકના પોતપોતાના અભિપ્રાયો છે. આ ચર્ચાનો પહેલો સવાલ હું मयंक भाई जैन ने पूछी. मयंक जी, केंद्र के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जो हाल ही में जो टिप्पणी की है, भगवा आतंकवाद की जो टिप्पणी की है, आपकी भी उस पर टिप्पणी पे टिप्पणी आपकी भी होगी, एक्स्ट्रा कमेंट भी होगी. क्या राय है आपकी कि आप ये टिप्पणी की क्या कैसे आलोचना करना चाहेंगे? देखिए, ये जो टिप्पणी जिस तरह की चिदम्बरम जी ने की है कि भगवा आतंकवाद, ये डायरेक्ट एक प्रकार का जो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ सिंबल है भगवा, जो कि भगवान हनुमान का रंग है, उसके ऊपर आक्रमण किया है. और हिंदू बैशिंग करना, हिंदुओं के खिलाफ बोलना, ये नेहरू की परंपरा है. ये नेहरूवियन एरा जो चला आ रहा है कांग्रेस में, जिस पद्धति के तहत सरदार पटेल को अलग कर दिया जाता है, सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया क्योंकि वो हिंदुत्व से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते थे और उनको दरकिनार कर दिया और लाल रंग वाला नेहरू उसको प्रधानमंत्री बनाया. तो ये जो इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का हमेशा से रहा है और ये ब्रिटिश के टाइम से, और कम्युनिस्टों का जो इस वक्त कांग्रेस में कम्युनिस्टों का प्रवेश हो रहा है, जब कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कम्युनिस्टों का प्रवेश हो जाता है. तो कभी कांग्रेस के चिदम्बरम ने क्या इस्लामिक टेररिज्म का शब्द प्रयोग किया है? वो एट द मोस्ट बोलेंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. कभी उन्होंने ग्रीन टेरर नहीं कहा. ये जो नेक्सल टेररिज्म है, क्या उन्होंने इसको कम्युनिस्ट टेररिज्म कहा? क्या उन्होंने कहा ये रेड टेरर, ये जो है ये कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खूनी क्रांति की बात करते हैं, इसलिए उसका रंग लाल है और वो खूनी क्रांति की बात करता है. और जिस प्रकार की दलीलें कांग्रेस दे रही है, शर्म आती है कि एक देश जिसकी वो केसरिया की बात कर रहे थे, जो यहाँ के कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, वो जानते हैं केसरिया जो राजपूतों की बात वो कर रहे थे, जब उनका सब कुछ इस्लामिक आतंकवादी नष्ट कर देते थे, इस्लामिक आक्रांता जब सब कुछ नष्ट हो जाता था, उनकी औरतें जौहर कर लेती थी, उसके बाद कुछ बचता नहीं था, तब केसरिया पहन के राजपूत निकलता था और मर के ही लौटता था. तो वो आतंकवाद से लड़ाई करने का प्रतीक था. वो एग्जाम्पल दे रहे हैं. रावण जिसकी फिर हत्या करी भगवान श्री राम ने,
जो जिस प्रकार का आतंकवाद, मतलब जो 6 प्रकार के आतताई हैं, जहर घोलने वाला, किसी के खाने में जहर डालने वाला, शस्त्र हाथ में उठाकर आतंक मचाने वाला, ये किसी के घर में आग लगाने वाला, जो लाक्षागृह में आग लगाई थी दुर्योधन ने, वो, और किसी की स्त्री उठा के ले जाना, जो बांग्लादेश में हिंदू औरतों को उठा के ले जाते हैं, और या फिर सीता माता का अपहरण किया था रावण ने। ऐसे लोगों को तुरंत बिना विचारे मौके पर उनकी हत्या कर देनी चाहिए, चाहे वो बालक हो, चाहे बहुश्रुत विद्वान क्यों ना हो। ऐसा शास्त्र का विचार है। तो हमारा जो पूरी पद्धति है भारत की, वो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ कोई टॉलरेंट रवैया नहीं था हमारा। ये टॉलरेंस हमारे ऊपर थोपी गई है। टॉलरेट करना मीन्स, अगर मैं बोलूं मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं, आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस हो सकता है, लेकिन टॉलरेंस तो बहुत नेगेटिव वर्ड है। हमारे यहां तो कोई अगर मूंछ पे भी ताव देता है तो तलवार निकाल ली जाती है। हम कहां टॉलरेंट है? ये हमारे ऊपर थोपी गई चीज है कि हम तुम्हारे थप्पड़ मारेंगे खींच के, और आप अपना दूसरा गाल दिखा दीजिए। तो इन्होंने थप्पड़ मारा है हिंदुओं के मुंह पर, यह कहकर कि भगवा आतंकवाद। और उसके बाद हिंदुओं को जो पढ़ाई जा रही है स्कूलों के अंदर, कम्युनिस्टों के द्वारा जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जा रही है, उसमें हिंदुओं को गाली देना, ये जो राणा प्रताप हैं, शिवाजी, उनको फुटनोट में रिड्यूस कर देना हिस्ट्री में, और अपने ही हीरोज को दिखाना, ऐसे दिखाना केवल एक ही महानायक था आजादी की लड़ाई का, भगत सिंह नहीं था, सुभाष चंद्र बोस नहीं था, एक ही 2-3 और एक आध परिवार वही लड़े थे इस देश की आजादी के लिए। तो इस तरह से हमारा जो गौरव है उसको नष्ट करने का प्रयास कम्युनिस्टों द्वारा किया गया। उसी परंपरा को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। तो इसके आइडियोलॉजिकल कॉनोटेशन को हमको ठीक से समझना पड़ेगा। मयंक जी, एक बात आपने बताई कि लाक्षागृह में जिंदा लोगों को जला देने की जो कोशिश की गई थी और जलाया भी गया था, ये अच्छी बात है कि पांडव लोग वहां पे नहीं थे और लोग थे, और जो लोग थे उनको जलाया गया। वो आतंकवाद था, उन लोगों को तुरंत मार देना चाहिए। 2002 के कम्युनल राइट्स के दौरान कई लोगों को जिंदा जलाया गया, कई लोगों के घर जलाए गए। क्या वो भी आतंकवाद था? जो राइट्स के वक्त अगर किसी प्रकार का जो आतंकवाद 6 किस्म का होता है। एक किस्म का जो आपने बताया लाक्षागृह टाइप का, बिल्कुल, जो गोधरा की ट्रेन थी वो लाक्षागृह में कन्वर्ट करी गई थी, और उसके बाद जो है उनके ऊपर अटैक करा था, जिसमें 58 नहीं, हम उसके बाद की बात करेंगे, उसकी बात की बात हमें करनी चाहिए, लेकिन जहां से वो बात शुरू हुई थी क्यों उसकी बात नहीं की जाए? जी, भारत का मीडिया वो एक आंख पे पट्टी बांधकर चलता है। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, आप मेरी बात कर सकते हो। मैं इन जनरल जो है, जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त कम्युनिस्टों के कंट्रोल में जो जिस तरह से आ गया है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसने प्रचंड दिया, प्रचंड, जो कि जाके नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, और वो नक्सलियों के माध्यम से पूरा कंट्रोल कर लिया है उसने। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे अखबारों में, जिस तरह से उन्होंने, तो वो गोधरा कांड की 40 औरतों बच्चों को जिंदा जला दिया। उसके बाद अगर समाज रिएक्ट करे तो वो आतंकवादी है। समाज रिएक्ट कर रहा है, वो ठीक है कि गलत है, वो कोर्ट तय करेगा, वो लोग तय करेंगे कि किसने किया, क्या किया। लेकिन जब आतंकवादी पैदा होता है, इस्लामिक आतंकवादी पैदा होता है, तो कहा जाता है क्योंकि पोस्ट गोधरा राइट्स हुई थी इसलिए इस्लामिक आतंकवादी पैदा हुआ। उसकी एनालिसिस जो की जाती है। मयंक जी, आप जो बताया कि मीडिया एक आंख पे पट्टी रख के सभी जो भी घटनाएं घटती है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, वो देखती है। आंख पे एक पट्टी होती है। आप हमेशा कहते हैं कि मीडिया का आंकलन होना चाहिए, पॉलिटिशियन का आंकलन कभी नहीं होता। एक बात बताऊं, जैसे आपने बताया कि भगवा आतंकवाद, वो आपने आलोचना की, टिप्पणी जो चिदम्बरम जी ने की उसकी। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, मगर सबसे तेज रंग बदलते हैं आज के पॉलिटिशियन। ये बात से एक पत्रकार के नाते मयंक जी मेरी बात से सहमत होंगे? देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिशियन है भारत का, वो इस वक्त
बहुत ही हेटेड है। सारे देश में उसके प्रति कोई अच्छा कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को राजनीतिज्ञ नहीं बनाना चाहता, जबकि राजनीति करना कोई गलत चीज नहीं है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे तो राजनीति के गुण उसमें सिखाए गए हैं, राजनीति के टेक्निक्स उसके अंदर हैं, स्ट्रेटेजीज हैं। उसको बड़े बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाणक्य के अर्थशास्त्र में से वो ज्ञान ढूंढ रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इंडिया में, भारत में जिस प्रकार का गंदा वातावरण है, एक कॉमनवेल्थ गेम्स होता है उसमें 40,000 करोड़ में से कुछ लोगों का आकलन है कि 15 से लेके 20,000 करोड़ रुपया खा गए पॉलिटिशियंस। जिस प्रकार से जो रिपोर्ट सीवीसी की वेबसाइट पर पड़ी है, सीवीसी की वेबसाइट पर, उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो कंक्रीट के सैंपल्स हैं वो सैंपल्स कोई टेस्ट पास नहीं होता है। और जितने भी बोलते हैं ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनको जल्दीबाजी में अर्जेंट करके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं बहुत बड़े दामों पर, ओवर राइटिंग की गई है टेंडर्स पे, L1 पर। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सीवीसी की वेबसाइट कह रही है। मयंक जी, मैंने जो सवाल पूछा था कि पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा तेजी से अपने रंग बदलते, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी या बीजेपी हो, सभी पार्टियों के लीडर्स आज रंग बदल रहे हैं, ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसमें कोई, बीजेपी बिल्कुल शामिल है। जो पॉलिटिशियंस का हाल इस वक्त पूरे देश में है, वो उसका इन्फेक्शन एक बेड पर अगर हॉस्पिटल में किसी को वायरल हो तो उसके बाजू वाले बेड में वायरल होगा। इन्फेक्शन पूरे समाज में फैल रहा है। अच्छा। और इसीलिए वो समाज के अंग हैं और उनको लीड करना चाहिए था समाज को, लेकिन अब वो समाज के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। ऐसी हालत प्रायः सभी पार्टीज में हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विच डिफरेंस कहती आ रही है। अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला के जो आदमी बोल रहा था, थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूं, राम जेठमलानी जी आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाने का जो डिसीजन है राम जेठमलानी जी को, जो अफजल की वकालत करते थे पहले, जो अफजल को फांसी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, क्या ये पार्टी विद डिफरेंस है या भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं रहा है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी या कम्युनिस्ट इन सब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह मानता हूं। लेकिन तब भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उनके थॉट प्रोसेस है, अलग अलग सिस्टम है। जहां तक राम जेठमलानी का आप विचार करेंगे, राम जेठमलानी का, तो राम जेठमलानी एक प्रोफेशनल एडवोकेट है, तो उसको उसके पास फ्रीडम अपनी होती है। अगर कोर्ट में बोला होता तो हम मानते थे, मगर कोर्ट के बाहर भी ये बात चिल्ला चिल्ला के केस खत्म होने के बाद भी बोला गया था। लेकिन ऐसे तो जसवंत सिंह भी जिन्ना की बात कर रहा था। तो ऐसे पार्टीज के अंदर मैं बात बोल रहा हूं ये कि आज भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस पार्टी कही जाती थी, पार्टी विच डिफरेंस कही जाती थी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वाले अब ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है। और जो दीनदयाल जी की विचारधारा से चल रहा था जनसंघ, वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रहा, क्योंकि सरदार को विलन और जिना को हीरो बताने वाला जसवंत सिंह कोई वापसी भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी तीनों में से कोई फर्क नहीं रहा, ऐसा बोला जाता है। देखिए ये बात मैं कह सकता हूं, मैं बीजेपी पर आरोप लगा सकता हूं, आप लगा सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन कांग्रेस को नहीं हक है जब तक कांग्रेस जिन्हा के लाइन पर नहीं कांग्रेस की अगर बात करें, देखिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसका खुद का एक स्टैंड उसने लिया हो, वो तो आरोप लगा सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जिन्ना के लिए क्यों कहा। लेकिन जो पार्टी आज कांग्रेस ये एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी बांग्लादेश से भारत में घुस गए, जिस जिन्ना ने अलग राष्ट्र, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जसवंत सिंह को की वापसी, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई, गुजरात का वो रत्न था, पूरे देश का रत्न था, राष्ट्र का रत्न था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में टिप्पणियां की गई है पुस्तक पे, और मोहम्मद अली जिन्ना को हीरो बताया गया है।
ऐसे जसवंत सिंह को पार्टी वापिस लेती है, पहले निकाल देती है और थोड़े महीनों के बाद उनको वापिस लेती है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या एक कदम एक पत्रकार के नाते आपका जो मयंक जी क्या मानते हैं कि ये सही कदम है या नहीं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में अब वो विचारधारा की बात नहीं रही है। अब वो पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं है, वो पार्टी विद डिफरेंसेस है। तो किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ना, किसी एक व्यक्ति को अलग करना, किसी को ऊपर नहीं बढ़ने देना, उसकी षड्यंत्र वहां पे भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर चलते रहते हैं। एक दूसरे को काटना, जैसे कांग्रेस में भी होता है। और भी तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कम लड़ती है और अपने लोगों से ज्यादा लड़ती है, ये हम बार बार देख रहे हैं। तो जसवंत सिंह का जो आना, ये मिस्चीवस है। ये किसी ना किसी एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए या किसी को इंसल्ट करने के लिए या किसी की बात नहीं मानने के लिए एक इस तरह का ये एक मूव, पॉलिटिकल मूव है। जसवंत सिंह के मामले से हटके हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। आज ही कश्मीर के मुख्यमंत्री वो फारूक अब्दुल्ला के जो सन है, आज ही प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं। कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आज देश के प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के मुख्यमंत्री मिलते हैं। स्वायत्ता की बात पहले भी कही गई थी। कश्मीर की स्वायत्ता देने की बात के बारे में आपकी एक पत्रकार के नाते क्या प्रतिक्रिया है? इनकी कोशिश सबसे पहले मीटिंग अभी इनकी उमर अब्दुल्ला की हुई थी, अभी कुछ दिन पहले। सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त जो उनका एजेंडा था, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट हटा दीजिए। इस तरह की जब पाकिस्तान इस वक्त चाइना के अंदर, चाइनीज आर्मी जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आ गई है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो कश्मीर का पे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, वो वाले पोर्शन को नॉर्दर्न पाकिस्तान चाइना दिखा रहा है। भारत का जो कश्मीर का भाग है उसको बोल रहे हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसे माहौल में जो भी ऑटोनॉमी की बात करेगा, स्वायत्ता की बात करेगा, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश का दुश्मन है। अभी कभी भी, ये तो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे भी इसकी बात करना, ये देश से दुश्मनी, अगर उनका देश के साथ जरा सा भी प्यार होगा तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। ये देशद्रोह है। तो जिस तरह इसके लिए जब तक हमारी सिविल सोसाइटी, जब तक हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कम्युनिस्टों को हम अलग अलग जगह से, स्थानों से जो फीड कर रहे हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जब तक ये हम नहीं इसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, जब तक राष्ट्रवादी लोग जो है वो अपनी विचारधारा नहीं देंगे, तब तक इस तरह की बातें होना बहुत मुश्किल है। मयंक जी, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, इंटरनल सिक्योरिटी में गड़बड़ी चल रही है। जिस तरह से चीन की ओर से हमें चैलेंज मिलता रहा है, पीओके में रेड आर्मी वहां पे है, इस राष्ट्र को कैसे प्राइम मिनिस्टर की अब जरूरत है? पीएम मटेरियल आप कौन से राजनेता में आप देखते हैं? देखिए, एक बार मोदी जी से एक सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे पूछा गया कि कश्मीर इशू का सलूशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम अभी तक अपने पाले में खेल रहे थे, जिस दिन हम उनके पाले में खेलना शुरू कर देंगे तब कश्मीर इशू खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। जब तक हमारे देश का लीडर इस प्रकार का नहीं हो, जब तक वो स्ट्रांग बात नहीं करे कि जो गेम पाकिस्तान इंडियन कश्मीर में, जो भारत का तो कश्मीर वो भी है, लेकिन जो हमारे पास कश्मीर बचा हुआ है इस वक्त, जो पाकिस्तान यहां कर रही है, जब तक हम वो सब वहां नहीं करेंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे गेम खेला जाता है। हम अगर अपने पाले में खेलते रहेंगे तो हमें पीछे हटता रहना पड़ेगा। फिर कश्मीर भी हमारा है, ऐसी बात नहीं बोलेंगे तब तक आगे कुछ नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमें घुसपैठ करनी पड़ेगी, हमें पाकिस्तान को कई टुकड़ों में तोड़ देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रांग लीडर चाहिए। और आज की तारीख में मुझको नरेंद्र मोदी के अलावा
भारत में, मैं पार्टी लाइन से उठकर बात कर रहा हूं जी बिल्कुल, कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के दो, आज अगर कोई भी एक राजनेता जिसके अंदर इस तरह की ताकत है, जो किसी से डरेगा नहीं, जो इंटरनेशनल फोर्सेस से नहीं डरेगा, वो नरेंद्र मोदी है। वो अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में और कौन से नेता लोग हैं जिसमें ये पीएम मटेरियल है मोदी जी के अलावा? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला था, जब उनको पूछा गया कौन से सीएम को आप बेहतर रेटिंग देगी, तब उन्होंने बोला कि हमारे भाजपा के कोई भी सीएम किसी से कम नहीं है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, कोई भी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी से कम नहीं है। आपकी नजर में वो सुषमा स्वराज जी का ऑब्जर्वेशन था, मगर मयंक जी का ऑब्जर्वेशन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के अलावा आप पीएम मटेरियल कौन से नेता में देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो रहने ही दीजिए जी, बाकी किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए जी, उसमें कोई पीएम मटेरियल नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन जब बात करेंगे तो देखिए किसका विजन डेवलपमेंट का क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का क्या है, कोई स्टैंड क्या ले सकता है, इंटरनेशनल जब फेस करना पड़ेगा तो वो उसमें ताकत कितनी है। अगर हम इन सब चीजों को गिन लें तो आप बताइए कि खुद ही आकलन कर सकते हैं पत्रकार, लेकिन क्या है कि लोग प्रोपेगेंडा के विक्टिम्स हो जाते हैं। जो इंग्लिश मीडिया बोल रहा है, जो कुछ चैनल्स पे कुछ फैशनेबल लोग आकर अंग्रेजी में बोलते हैं, उनसे लोग प्रभावित होने लग जाते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मुद्दा जो अभी विवादी है, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल। मैं जी, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है और अभी गुजरात में सीबीआई जो भी काम कर रही है, गुजरात के एक्स होम मिनिस्टर को उन्होंने जेल में रख दिया। जो भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं, आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश से जो सीबीआई जांच कर रही है, क्या ये सीबीआई को जो रिपोर्ट सबमिट करना है वो सुप्रीम कोर्ट में करना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पूरा है, सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कहना कितनी सच बात है? देखिए, ऐसा है कि चाहे बीजेपी पावर में हो चाहे कांग्रेस पावर में हो, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ है जी, और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके नाम से सीबीआई वाला एक ऑफिसर था, एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके नाम से पहले 166 में लिखकर ले आया बयान, और उसने कहा कि ये आपका बोलना पड़ेगा बयान, आपको कोर्ट में अब आपको पेश होना है। मैंने लिख लिया, वो उसमें साइन की भी जरूरत नहीं होती है, वो हमारा एक लॉ ऐसा है। जी, 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 जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये कहा नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा नहीं है इस बात को। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर देख लीजिए, आप इस वक्त डीआईजी हैं, आपका आईजी बनना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ बैठे हैं, इतने बजे का समय है, आप राजस्थान हाउस में मुझसे मिलने आए थे कल, आप मुझे पट्टी पढ़ाने आए थे, वो गेट में एंट्री है आपकी, वो मैं देख के आया हूं और मैं रिपोर्ट कर दूंगा आपकी कि आपने मुझ पे प्रेशर डाला और मेरे से मिलने क्यों आए थे आप राजस्थान ये बीकानेर हाउस में दिल्ली में, रात में क्या जरूरत थी आपको मिलने आने की। तो वो दबंग पुलिस ऑफिसर था, वो सीबीआई के सामने खड़ा हो सकता था, लेकिन अधिकांश पुलिस ऑफिसर इस तरह के दबंग नहीं होते हैं। सही बात है। और सीबीआई जो बोलती है और वो सोचते हैं कौन इस चक्कर में पड़े जी। और आजकल तो साहब पुलिस ऑफिसर ये सोचता है कि गृह मंत्री को तो जेल में डाल दिया जाता है, तो मैं इससे अच्छा तीस्ता सेतलवाद की मान लूं या मुकुल सिन्हा की मान लूं तो शायद मेरी जान बच जाए। तो आजकल तो पुलिस को मुकुल सिन्हा और तीस्ता सेतलवाद चलाना चाहते हैं। तो ये स्थिति देश की है, बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में भी कई बार चीजें गलत होती हैं। जस्टिस अहमदी ने खुद कहा कि मुझसे गलती हो गई शायद, और एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई भोपाल गैस कांड के बाद, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस उठने लगे। अभी फिर जेठमलानी ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे एक जज, जो कि मैं अवमानना नहीं करना चाहता आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की, मैं उनका आदर करता हूं, ह्यूमन एरर लेकिन ये किसी से भी हो सकता है, तो कोई होली काम नहीं है।
डेमोक्रेसी में अगर हमारे आवाज को बंद कर देंगे तो जेल में डाल दीजिए हमको, लेकिन हम आवाज नहीं बंद कर सकते। जी सही बात है। अगर ऐसा हमारी इंटेंशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलत बोलने के लिए, लेकिन अगर 6 महीने की सजा देनी है तो हम तैयार हैं लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो तो नहीं रोका जा सकता। तो जो सीबीआई की जिसकी इंक्वायरी हो रही है जज की, क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले, उसकी इंक्वायरी चल रही है। वो 12 जनवरी को इंक्वायरी ऑर्डर करता है इस केस में, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वो सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? और कोई भी नहीं बोल रहा। ये इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो रही है। अगर ऑपोजिशन पार्टी नहीं बोलेगी, अगर कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, कोई मीडिया हाउस नहीं बोलेगा, कोई गोयनका नहीं होगा, कोई अरुण शौरी नहीं होगा, तो कौन बचाएगा इन इंस्टीट्यूशंस को? सब डर जाएंगे तो जेल जाने से। तो इसलिए आज समय आ गया है, वो बाद में पता चलेगा अमित शाह निर्दोष है नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजरल एरर्स हैं, क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज कितने गरीब होते हैं, उनके पैसे निकालना प्रोविडेंट फंड से, और जिस व्यक्ति ने निकाले उसका मर्डर करवाना, ये कितनी खतरनाक बातें हैं। और ये देश में क्या इंस्टीट्यूशंस सब खत्म हो जाएंगी, तब हम जगेंगे? तो ये सवाल आज बहुत ही गहन अध्ययन के सवाल है। जी मयंक जी, आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो पहले चीफ जस्टिस थे, अहमद जी ने खुद कबूला कि उनसे कुछ गलतियां हुई है, और ह्यूमन एरर कहीं से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आपने जो बोला कि तरुण चटर्जी के एग्जाम्पल दिया, और पीएफ कांड का आपने जो बात बोली, चिस्ता जी भी उनकी पसंदगी का अगर कोई जजमेंट नहीं आ रहा है तो कोर्ट की आलोचना करती है। मयंक जी और चिस्ता जी में कोई फर्क तो होना ही चाहिए। देखिए, तीस्ता सेटलवाड का बस चले तो वो एक कंगारू कोर्ट बना ले और उसमें वो पहले से जो सजा देनी है वो लिखकर जज के सामने दे दे, और अगर जो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तो वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पहले ही बना देती है। और अब तो वो पता चला है कि एफिडेविट भी, जितने उसके गवाह हैं उनमें से कई सारे गवाहों के एफिडेविट भी उसने नकली बनाए। अब तो वो बहुत खुल के उसकी बातें सामने आ रही है। हमें ये आज देखना पड़ेगा साहब कि ये एनजीओज जो फंक्शन कर रहे हैं, ये देश की भलाई के लिए फंक्शन कर रहे हैं, देश की ऐसी की तैसी करने के लिए फंक्शन कर रहे हैं। इस बात पे हमें देखना पड़ेगा, ये हमेशा टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स की बात क्यों करते हैं? इनको आज तक पुलिस वाले मरते हैं, इनकी आंखों में से आंसू नहीं निकलते। एक हीरो को आपने बंद कर दिया जेल में, एक ऐसे होम मिनिस्टर को बंद कर दिया जिसने देश के सारे आतंकवादी केसेस को सॉल्व किया। 62 जो टेररिस्ट हैं वो इस वक्त साबरमती जेल में बंद कराए, जिसने एक एक जो टेररिस्ट है उसको पकड़ा, जिसके सूत्रधार दिल्ली में थे, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, फिर फाइनली दिल्ली में जाकर वो एनकाउंटर होता है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर मरता है। क्या कभी तीस्ता सेतलवाड ने उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए उसके आंखों में आंसू आए? उसको केवल टेररिस्ट जब मरता है तब रोना आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आईएसआई से क्या कुछ इनका संबंध है कि नहीं है। अरुंधति रॉय वो बोलती है कि आर्म्ड रिबेलियन करना चाहिए नक्सलाइट्स को, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? स्वामी अग्निवेश ओपनली बोल रहा है कि कोई बात नहीं, इन्होंने जो ये पकड़ रखा है बिहार के पुलिस ऑफिसर्स को, नक्सलियों की बात कर रहा है, और वो भी रावण की तरफ भगवा वस्त्र ही धारण किए हुए है, लेकिन वो दंड का अधिकारी है क्योंकि वो नक्सली है अंदर से, वो भेष में है भगवा के। और उसने बोला है कि मैं वहां पर उसने बोला कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इनको मार देना चाहिए पुलिस वालों को, लेकिन आप ये नक्सलियों को छोड़ दीजिए। ये जिन नक्सलियों ने पुलिस ऑफिसर्स को किडनैप कर रखा था, तो स्वामी अग्निवेश का रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उसको जेल के पीछे डालना चाहिए। तो आज ये खुलेआम घूम रहे हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर। कौन से देशों की ये सहायता कर रहे हैं, इस देश के दुश्मनों की सहायता कर रहे हैं, ये पूरा इसके ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठना चाहिए। मिनिस्टर बंगलोज के सामने गांधीनगर में जो अक्षरधाम मंदिर आया हुआ है उस पर अटैक हुआ था। वो टेररिस्ट कौन थे आज तक किसी को मालूम नहीं, अब तक वो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। उस केस में 2 मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने वो सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में उस पर रोक लगाई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या कहीं गड़बड़ी है इन्वेस्टिगेशन में,
या कुछ और गड़बड़ी है? देखिए, कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया ये वकील बता पाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो आतंकवादी हैं उनको इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़े, इतना लंबा खींचे कि फिर एक दूसरा कंधार हो। उनको तुरंत मौके पर पुलिस को मार देना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। जब पंजाब में ये किया गया तो टेररिज्म सॉल्व हो गया था। तो ये जो फिर हमारे अंदर ये डर जो आ गया है कहीं से ह्यूमन राइट्स वालों का, अगर पुलिस वाले को जानकारी कल मिल गई कि साहब ये आदमी इस फलाना होटल में छुपा हुआ है, वो आतंकवादी है, तो अब वो सोचेगा कि तीस्ता जो है अगर मैंने मार दिया तो तीस्ता मेरे पीछे पड़ेगी, तो इसलिए मैं मारू ही नहीं। तो फिर वो आतंकवादी हमले में शामिल होगा, वो एक बहुत सारे औरतों बच्चों को मार देगा जान से। उसके बाद जो है हमारे ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच जाएंगे अगर किसी को पकड़ लिया, और फिर हल्ला मच जाएगा। तो इसलिए ये इतना कोर्ट का टाइम खिलानी पड़ेगी। हाँ, बिरयानी खिलानी पड़ेगी और उनको सेफ पैसे देना पड़ेगा। तो इसलिए हजरत बाल में जैसा आप हजरत बाल का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए इतनी तकलीफ कोर्टों को नहीं देनी चाहिए। ये सोहराबुद्दीन, अनेक सोहराबुद्दीन होने चाहिए, और वंजारा जैसे हीरोज को जेल में नहीं, उनका स्थान ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड में है, और एक दिन वो बड़ी शान से वापस आएंगे। कल ही असेंबली में गुजरात गवर्नमेंट ने यह कबूला है कि वंजारा एक आईपीएस ऑफिसर को हटा के सभी जो पुलिस अफसर जो जेल में है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में, वो गुजरात सरकार ने पकड़े हैं और जेल में उन्होंने धकेला है। तो ये गलत बात है? नहीं, देखिए, कोई भी सरकार पकड़े या कोई भी करे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है जो भी टेररिस्ट को जेल में नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। जो जेल में वो कोई बहुत, देखिए ऐसा है, वो कानून के तहत पकड़ा होगा ना, कि उनका कुछ ना कुछ पकड़ा गया होगा एविडेंस। मैं तो कह रहा हूं कि अगर उन्होंने टेररिस्ट को मारा है तो उसके लिए जो है कानून में परिवर्तन होना चाहिए। अगर कुछ कानूनों का आप सारे कानून मान के चलेंगे और आपका देश वॉर पर है, उस वक्त मान लीजिए आर्मी और पाकिस्तान से वॉर हो रही है हमारी, और उस वक्त हम कानून बताएं बोफोर्स जो चला रहा है उसको, तो क्या होगा? वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा? कारगिल की चोटी पर है तो उसको बोले नहीं साहब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा, आप बोफोर्स गन मत चलाइए, है ना, तीस्ता को बुरा लगेगा, तो क्या वो नहीं चलाएगा? तो इसलिए आज जो पुलिस फोर्स का जो अंग आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसके लिए स्पेशल लॉज होने चाहिए, जैसे जेम्स बॉन्ड का था ना 007 लाइसेंस टू किल। तो ये वाली स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक ये टेररिस्ट इस देश से नहीं भाग पाएंगे। बिल्कुल। इंडिया टुमारो द गुजरात मिरेकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपने बनाई है। मयंक जी, मैं ये मानता हूं कि आप खूब इम्प्रेस हुए, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं गुजरात के डेवलपमेंट से। उससे ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से। और पत्रकार जब इम्प्रेस किसी से होता है तब पत्रकार मिट जाता है और प्रवक्ता बन जाता है। आप पत्रकार के नाते नजरिए से क्या देखते हो, और आप इम्प्रेस हो जाने के बाद कौन से नजरिए से आप कहते हो? देखिए, पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो वो बैलेंस्ड व्यू रखे, कुछ थोड़ा सा इंडिया के फेवर में बोले और थोड़ा सा पाकिस्तान के फेवर में बोले। आपको वन साइडेड व्यू लेना पड़ेगा। एक आदमी जो देश के टेररिज्म के लिए अपनी जान हथेली पे रखकर काम कर रहा है, और जिसने पहली बार इस देश में घर घर में जाकर बच्चों को कहा कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे उनके माँ बाप को बुलाया, एक मूवमेंट खड़ा किया, उनको कस्में दिलवाई कि हम अपने बच्चे को स्कूल से नहीं हटाएंगे। ऐसे एक एक गांव में जाकर सारे टॉप आईएएस ऑफिसर्स गांव में जाकर लोगों को असेंबल करते हैं, उनको कहते हैं कि तो ड्रॉप आउट रेट नीचे आ जाता है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट। तो ऐसा अगर हो रहा है, अगर कोई मास मूवमेंट तैयार करने के लिए कोई खड़ा होता है तो उस वक्त साइड लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए बायस्ड हूं मैं। मैंने क्या कहा है, इंडिया टुमारो, कल का भारत, उसमें मुझे गुजरात का मिरेकल जो है एज एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मेरा पूरा भारत ऐसा बने, ये मेरा सपना है। और उसके लिए चाहे वो बीजेपी का हो, मैं चिदम्बरम का बहुत बड़ा एडमायरर हूं। चिदम्बरम का अगर आप ये भगवा आतंकवाद वाला विषय हटा दे, तो जिस प्रकार से चिदम्बरम ने जिस तरह से ग्रीन हंट ऑपरेशन चालू किया है नक्सल, तो सवाल इस बात का नहीं है, पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने एक मूवमेंट के तौर पर, चाहे न्यूट्रिशन का सवाल है, चाहे स्कूल एजुकेशन का सवाल है, चाहे पानी का सवाल है,
जी। चाहे मैं तो सब जगह देख रहा हूं कि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। गुजरात में जिस तरह से चेक डैम्स बनाए गए, जिस वॉर फुटिंग पे चेक डैम्स बनाए गए, जहां उनके आने से पहले 5,000 थे, और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, जब इलेक्शन से पहले, तो वो 1 लाख से ऊपर बन गए थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। तो ये एज अ मॉडल, मैंने ये फिल्म इसलिए बनाई थी कि एज अ मॉडल वो फिल्म दूसरे मुख्यमंत्री देखें, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट देखें, जर्नलिस्ट देखें, केवल जेएनयू की बातें ना सुने और इन बातों को आगे बढ़ाएं। जी, ये मेरा एजेंडा था। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम हुआ और नंदीग्राम की क्या हालत हुई आप जानते हो, और यहाँ ज्योतिग्राम की योजना चल रही है। हर एक गांव में, हर घर में बिजली है। फिर भी जब हम बात कर रहे हैं, फिर से हम अपने सब्जेक्ट पे आ रहे हैं कि जो भगवा आतंकवाद की बात चिदम्बरम ने कही गई, उस तरह से सब पॉलिटिशियन इलेक्शन के पहले बात करते हैं कि क्रिमिनल्स जो है उनको कहीं भी टिकट नहीं देनी चाहिए। 6 महीने के बाद शिबू सोरेन के साथ भी सरकार रची जाती है, सरकार रचने का दावा किया जाता है। शिबू सोरेन पहले वो एक क्रिमिनल था, न कांग्रेस को अछूते न वो बीजेपी के लिए। ऐसे क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स के बाहर रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? एक एमएलए को, एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को ड्रग्स के केस में उनको जेल भेजा गया था। जेल की सजा काटने के बाद जब वापिस आया तो उनको टिकट दी गई। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। कांग्रेस में भी ये हो रहा है, बीजेपी में हो रहा है। क्रिमिनल्स को इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए ठोस कदम कैसे उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब तक हम मीडिया वाले अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज गलतियां करती रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया क्या अपना काम ठीक से कर रही है? जी। मीडिया अगर लोगों को इन्फॉर्म करेगी तो इस तरह का व्यक्ति इलेक्ट नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन बहुत से मीडिया हाउसेस के इतने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं कि वो सही बात नहीं उठाते। मैं एक मीडिया की कम्युनिटी के होने के बावजूद इस बात को हमेशा मानता आया हूं कि एक मीडिया वॉच होना चाहिए। सबसे पहले आलोचना हमारी ही होनी चाहिए, हम तब हाँ, किसी का हम कर पाएंगे। बिल्कुल। और पहले हमें आईने में देखना चाहिए। ठीक बात है। सही बात है कि कई मीडिया हाउस के अपने वेस्टेज इंटरेस्ट होते हैं, जो अपनी भूमिका जो अदा करनी चाहिए, जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, वो नहीं ठीक से कर रहे। आप आगे बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हमारी क्रेडिबिलिटी ठीक हो जाएगी, उस दिन जब हम लोगों को बताएंगे कि फलाना व्यक्ति क्रिमिनल है, तो लोग हमारी बातों पर यकीन करेंगे। आज जिस तरह से पॉलिटिशियन की बात पर लोग यकीन नहीं करते, उसी तरह से मीडिया की बात पर भी लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि दोनों की क्रेडिबिलिटी डाउन है। जी, सभी की क्रेडिबिलिटी डाउन है और हमें सबसे पहले मीडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत हमसे करनी चाहिए। और कश्मीर से लेके भगवा आतंकवाद के बारे में जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन यहाँ हुई, और ये डिस्कशन में भाग लिया डॉक्टर मयंक भाई जैन ने। मयंक जी का खूब खूब थैंक्स, खूब धन्यवाद। और અહીં આ ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ લોકમંચના કાર્યક્રમમાં। સવાલ એ છે કે સમાજનું કોઈ ક્ષેત્ર બાકી નથી રહ્યું। જે રીતે વાત કરી ચીફ જસ્ટિસ, જે પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ અહેમદીએ કીધું હતું કે મારાથી પણ થોડી ગલતી થઈ ગઈ છે। ક્યારેક ક્યારેક હ્યુમન એરર આવે છે, ક્યારેક ક્યારેક સુપ્રીમ કોર્ટથી પણ ભૂલ થઈ શકે છે। હ્યુમન એરર કોઈથી પણ થઈ શકે છે, કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ હોતું નથી। પરંતુ ઈરાદો શુદ્ધ હોય છે ખરો, ક્યાંક કોઈ ગલતી થઈ છે, એની પાછળનું કોઈ ચોક્કસ બાયસ માઇન્ડ, કોઈ ચોક્કસ કારણ છે કે કેમ? સમાજના દરેક ક્ષેત્રના લોકોએ અરીસામાં જોવાની જરૂર છે, કે દરેક ક્ષેત્રને વધતા ઓછા પ્રંશે લૂનો લાગી રહ્યો છે। કોઈકની ટીકા કરતા પહેલા સ્વયં વ્યક્તિ પોતાની ટીકા કરવાની શરૂઆત કરે। સમાજને સુધારવાના બદલે પોતાથી સુધારવાની શરૂઆત કરશે તો જ આ રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય આગામી દિવસોમાં ખૂબ જ ઉજ્જવળ છે। અને અહીં ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ। મયંકજી ખૂબ આભાર। લોકમંચમાં આવતીકાલે વધુ એક નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું મિત્રો, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।